नमस्कार, मैं नीलू जड़िया मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियो कॉमर्स स्टूडेंट और आर्ट्स स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल है। आप बहुत ही कम समय में अपने पूरे चैप्टर का रिविज़न आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अभी जो अपनी ये यूनिट चल रही है मुद्रा मनी, इसमें हमने पहला चैप्टर 17 मुद्रा, उसके बाद व्यापारिक बैंक किया है, कंप्लीट किया है। और आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और करेंगे केंद्रीय बैंक चैप्टर 19। अपन बार बार पिछले चैप्टर में कह रहे थे कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, तो आज अपन केंद्रीय बैंक की ही बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप उन भागों को देखने के लिए स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर केंद्रीय बैंक के कार्य एवं साख नियंत्रण। फ्रेंड्स, इसके पहले भागों में हमने साख सृजन की प्रक्रिया को देखा था। तो क्या फ्रेंड्स, आप मुझे बताएंगे कि उसमें नकद कोषानुपात कितना प्रतिशत रखा जाता था, रखा है साख सृजन की प्रक्रिया के लिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और उस चैप्टर के रिवीजन वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें। ठीक है, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय बैंक, ठीक है ना, केंद्रीय बैंक सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी करता है। यह बैंक देश का शीर्ष बैंक होता है। फ्रेंड्स, केंद्रीय बैंक भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वह बैंक जो बाकी सारे बैंकों को क्या करता है? निर्देश करता है, कंट्रोल करता है, उन्हें आदेश देता है कि आपको इस तरह से कार्य करना है, ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है। तो वो क्या कहलाता है? केंद्रीय बैंक कहलाता है। जो केंद्रीय बैंक होता है वो देश का क्या? शीर्ष बैंक होता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक देश का क्या होता है? शीर्ष बैंक होता है। अब इसकी परिभाषा क्या है फ्रेंड्स? यह बैंक देश की संपूर्ण मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र का नियामक होता है। संपूर्ण मौद्रिक एवं वित्तीय यानी कि जहाँ जहाँ भी आपके पैसे और फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात होगी तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? केंद्रीय बैंक जरूर आएगा। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में इसे एक शीर्ष अथवा केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो भारत का शीर्ष बैंक होता है वो क्या कहलाता है? केंद्रीय बैंक कहलाता है। ये आपकी सभी मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में का क्या होता है? नियामक होता है। इसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? वहाँ पे सारे डिसीजन होते हैं और सारी पावर लाइबिलिटी इसी के अकॉर्डिंग क्या होती है? डिसाइड होती है। और ये क्या होता है? देश का शीर्ष बैंक। तो जो भारत का केंद्रीय बैंक वो कौन है? रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला कार्य है वह है करेंसी का निर्गमन। करेंसी का निर्गमन मतलब क्या? साख का निर्माण करना कागजी मुद्रा का निर्गमन करके। ये जो पहली विधि थी फ्रेंड्स, इसके पिछले भाग में लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस करी थी कि साख का निर्माण करना कैसे? कागजी मुद्रा का निर्गमन करना। तो अब वो जो कागजी मुद्रा होती है उसका निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? केंद्रीय बैंक के द्वारा। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। तो जब अपने देश में, भारत देश में साख का निर्माण करना है और अगर आप उसकी पहली विधि को अपना रहे हो कि कागजी मुद्रा का निर्गमन करके, तो वो जो कागजी मुद्रा का निर्गमन होगा ना वो किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय बैंक के द्वारा। तो ये क्या है? इसका पहला कार्य। फिर बात करते हैं दूसरा, बैंकों का बैंक यानी कि नियंत्रण करता। फ्रेंड्स, ये क्या है? भारत का शीर्ष बैंक है। तो सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी बैंक है, उन सबको कंट्रोल भी कौन करेगा? यही करेगा। तो ये क्या है? नियंत्रण करता है, कंट्रोलर। फिर उसके बाद है सरकार का बैंकर एवं सलाहकार। अब देखो, क्योंकि ये क्या है? पूरे शीर्ष, इसको क्या कहते हैं? शीर्ष बैंक कहते हैं देश का। तो जब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है तो कौन करता है पेमेंट? केंद्रीय बैंक करता है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट को जब कोई इससे रिलेटेड कोई सलाह चाहिए होती है तो कौन देता है? केंद्रीय बैंक। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय से संबंधित कोई मुद्दे हो गए, जितने भी फाइनेंशियल इशू होते हैं उनके साथ डील कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। तो ये क्या है? सरकार का बैंकर है और सलाहकार है। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षक। यानी कि ये देखो, देश का बैंक है तो बात कहाँ होगी? देश के लेवल की। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी इसी बैंक से होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोष यानी कि अपने जो फॉरेन फंड है, फॉरेन करेंसी फंडिंग हो गई, उनका जो संरक्षक है वो कौन होता है? रिजर्व बैंक होता है, अपना केंद्रीय बैंक।
फिर उसके बाद है अंतिम ऋणदाता। अब क्योंकि ये भारत का शीर्ष बैंक है, यानी कि आप इसके जगह लोन लेने के लिए कहीं नहीं जा सकते इसके आगे भारत देश में, तो ये कौन हो गया आपका अंतिम ऋणदाता, कि आप इसके आगे किसी के पास लोन लेने के लिए क्या कर सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो यह है अंतिम ऋणदाता। फिर उसके बाद है केंद्रीय समाशोधन। अब केंद्रीय समाशोधन क्या होता है, यानी कि आपने व्यापारिक बैंक है ना, जो अपन ने पिछले पाठ में पढ़ा था व्यापारिक बैंक, तो जो व्यापारिक बैंक के जो आपसी लेन देन होते हैं उनके उनका जो समाशोधन होता है वो किसके द्वारा होता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा। यानी कि दो बैंक के आपस में कोई लेन देन किया और उसका कोई समाशोधन करना, तो वो कहाँ से होगा, केंद्रीय बैंक के द्वारा होगा। फिर उसके बाद है साख का नियमन एवं नियंत्रण, यानी कि साख सृजन के निर्माण के लिए जो सीमाएं बांधता है वो कौन बांधता है, केंद्रीय बैंक बांधता है। कि उन इसके द्वारा जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है उसको क्या करना पड़ता है, सबको फॉलो करना पड़ता है। तो साख का नियमन और नियंत्रण भी किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा, कि किस समय कितनी राशि या कितनी मुद्रा का क्या करना है, देश में चलन करना है, रोकनी है, मुद्रा का विमुद्रीकरण करना है, ये सब कार्य किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो बात करते हैं केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय। तो फ्रेंड्स अब है ना, साख का नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस साख को नियंत्रण करने के लिए पहले वो क्या करेगा, कुछ उपाय को अपनाएगा। तो क्या उपाय अपनाए जाएंगे फ्रेंड्स, उसमें पहला बात करते हैं, दो तरीके से जो है वो क्या किया जाता है, साख नियंत्रण को किया जा सकता है, रोका जा सकता है। साख नियंत्रण के जो उपाय है वो कितने हैं, दो उपाय है। उसमें पहला उपाय है अपना मात्रात्मक उपाय और दूसरा है गुणात्मक उपाय। अब मात्रात्मक उपाय के लिए क्या बोल रहा है ये, कि प्रत्यक्ष रूप से कुल साख की मात्रा को क्या कर दे, प्रभावित कर दे। फ्रेंड्स जब केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष रूप से कुल साख की मात्रा को प्रभावित करता है ना, तो वो जो उपाय कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मात्रात्मक उपाय। देखो मैं इसको पढ़ती हूँ एक बार आपके लिए, कि साख की दिशा पर जब देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता की मात्रा का अधिक अथवा कमी हो जाती है, यानी कि आपकी जो करेंसी है, आपकी जो मुद्रा है, उसकी लिक्विडिटी क्या है, या तो ज़्यादा हो गई या फिर कम हो गई, तो उसको नियंत्रण करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, और उसको विस्तार करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेंगे। तो साख नियंत्रण के लिए जो ये बनाए जाते हैं, कि आधिक्य को और कमी को, उन दोनों ही कंडीशन को जब कंट्रोल करना पड़ता है, तो उस कंट्रोल को कहते हैं मात्रात्मक उपाय। अब उसमें लिए जो किस तरह से कर सकते हैं, तो उसका जो पहला है वह है बैंक दर नीति। बैंक दर नीति यानी कि क्या, केंद्रीय बैंक जब अन्य बैंकों को नियंत्रित करती है तो एक रेट अवेलेबल कराती है कि आपको इतना पैसा क्या करना पड़ेगा, कैश लिक्विड रेशो, यानी कि आपके पास नकद तरल रखना पड़ेगा बैंक के पास। यानी जब आप अपनी प्रारंभिक जमा के ऊपर व्युत्पन्न जमा द्वारा जब लोन देंगे, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फिक्स रेट से पहले आपको वो पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस रेट को क्या कर देगा, बैंक बढ़ा देगा या घटा देगा। घटाएगा कब, जब आपको मुद्रा का विस्तार करना होगा, कि आप अपने पास कम ही रखो लिक्विड और बाकी का क्या कर दो, व्युत्पन्न जमा कर दो। लेकिन आपको कहे कि इसको मुद्रा को क्या करना है, रोकना है, कमी करनी, तो उस दर को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब उस रेट को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि अपन ऋण कम दे पाएंगे, तो व्युत्पन्न जमा कम होगी, और व्युत्पन्न जमा कम होगी तो क्या हो जाएगा, साख वैसे ही नियंत्रित हो जाएगी। फिर उसके बाद है दूसरा पॉइंट, वह है खुले बाजार की क्रियाएं। खुली बाजार की क्रियाएं यानी कि क्या फ्रेंड्स, है ना, बैंक अपने पास अपने रिजर्व के लिए, या क्या बोलते हैं, अपने पैसे को एज ए इन्वेस्ट करके जो रखता है, तो क्या करता है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर वगैरह का क्या करता है, लेके रखता है। तो फ्रेंड जब उसको पैसा मार्केट में लाना होता है, तो वो उन सिक्योरिटी को, उन इन्वेस्टमेंट को, उन बॉन्ड को क्या करता है, बेचता है, खुले बाजार की क्रियाएं करता है। तो क्या होता है, पैसा चलन में आता है। लेकिन जब उसको रोकना होता है, तो उसको और क्या करता है, बैंक खरीद लेता है और उनको अपने पास लॉक करके रख देता है, खरीदना शुरू कर देता है। तो बैंक के पास कैश क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये प्रोसेस रिवर्स
कंटिन्यूस चलती रहती है कि आपको क्या करना है, पैसा मार्केट में डालना है या निकालना है। तो साख का विस्तार और संकुचन दोनों ही इस क्रियाओं से होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय क्या कहलाता है, खुले बाजार की क्रियाएं कहलाता है। तो साख के कंट्रोल के लिए केंद्रीय बैंक जब मात्रात्मक उपाय करती तो वो क्या करती, खुले बाजार की क्रियाएं यानी कि प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय कंडीशन के हिसाब से कि आपको साख का विस्तार करना है या संकुचन करना है। फिर उसके बाद है आपका CRR और SLR यानी कि आपका कैश रिजर्व रेशो और आपका SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। फ्रेंड्स, ये जो होते हैं आपके CRR और SLR, ये वो ऐसे बैंक दर नीति के अकॉर्डिंग ही है। कैश लिक्विड रेशो यानी कि आप जब अपने पास प्राथमिक जमाओं का कुछ हिस्सा लोन में दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। CRR और SLR, तो फ्रेंड्स जब आपको मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, अपनी व्युत्पन्न जमाओं को बढ़ाओगे, और जब व्युत्पन्न जमाओ बढ़ाएंगे तो ये CRR और SLR की रेट को क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पैसा रोकना है, साख को नियंत्रित करना है, तो इनकी रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो जब पैसा बैंक में ही ज़्यादा लॉक हो जाएगा तो उसकी व्युत्पन्न जमा होगी नहीं, और व्युत्पन्न जमा नहीं होगी तो साख क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगले हैं गुणात्मक उपाय कि वे गुणात्मक उपाय के माध्यम से भी बैंक क्या कर सकती है, साख का नियंत्रण कर सकती है। तो इसमें जो पहला है वह है चयनात्मक साख नियंत्रण। अब चयनात्मक साख नियंत्रण में क्या बोल रहा है कि कुछ स्पेशल जो क्षेत्र होते हैं, विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, उन विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार ही क्या कर दे, साख कर दे। जैसे कि क्या बोलते हैं कि आपकी जो लोन की जो लिमिट्स होती है उनको चेंज कर दे कि भैया आप जैसे अपनी ये बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट होती है जो बिजनेसमैन को इनको मिलती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष सुविधा, उसमें परिवर्तन कर देना। या फिर जो एजेंसी सेवाएं होती है बैंक की, ये बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, क्या बोलते हैं आपका डिमांड ड्राफ्ट, ये सब जो एजेंसी सेवाएं होती है इनकी रेट में क्या कर देना, चेंज कर देना। फिर कोई स्पेशल किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको लोन अवेलेबल है तो उनकी रेट में क्या करना ना, चेंज कर देना, और उनको कंट्रोल करना कि उनकी चेकिंग करना क्या इस लोन की वजह से साख का विस्तार हो रहा है क्या, ये सब चीज़ें क्या करना। और ऐसी चीज़ें जो आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि विलासिता के लिए यूज़ की जाती है उनके लिए रेट क्या कर देना, ज़्यादा कर देना। फिर उसके बाद जो दूसरा तरीका वह है साख राशनिंग। अब ये साख की राशनिंग क्या होती है फ्रेंड्स, जब केंद्रीय बैंक भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए साख की राशनिंग यानी कि मैक्सिमम लिमिट आपकी क्या कर देती है, डिसाइड कर देती है। तो अब ये जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना वो अलग अलग तरह से क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है। देखो, एक तो होती है बिलों को पुनः भुनाने की सुविधा को समाप्त कर देना कि आपके पास कोई बिल है आप उसको वापस से क्या करो, जैसे आपके पास बिल्स पेबल है आपने उसको वापस से रीइशू कर दिया तो ये क्या कर देना, बंद कर देना। फिर उसके बाद है कि आप अपने जो भी इंडस्ट्री है, जो बिजनेसमैन है, उनको जो आप लोन देते हो उसका लिए आप कोई क्राइटेरिया फिक्स कर दो कि इस क्राइटेरिया के अंदर इतना लोन मिलेगा, इसके लिए इतना लोन मिलेगा। जैसे अपन कहते हैं ना कि मॉर्गेज के लोन लेना कि, तो आपकी जैसे गोल्ड लोन का देखो, आपकी एक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास जितना गोल्ड है उसका 90% अमाउंट आपको लोन मिल जाएगा। तो क्या कर लेना, कोई क्राइटेरिया डिसाइड कर लेना। तो ये क्या कहलाता है, साख की राशनिंग। फिर उसके बाद है नैतिक दबाव। अब नैतिक दबाव यानी कि क्या, देखो फ्रेंड्स, अपना जो केंद्रीय बैंक है वह क्या होता है, बैंकों का बैंक। सारे जो बैंक काम करते हैं किसके अंडर में काम करते हैं, केंद्रीय बैंक के अंदर में। तो वो अपने अंडर में सारे बैंकों के ऊपर दबाव बना सकता है कि नहीं आप ज़्यादा लोन नहीं दें, या फिर आप क्या करो, लोन दो। दोनों ही कंडीशन कि भाई आपको साख को कंट्रोल करना है या विस्तारित करना है, दोनों परिस्थितियों में। फिर उसके बाद है प्रचार। अब प्रचार क्या, आपको जब साख का विस्तार करना है यानी मार्केट में व्युत्पन्न जमाएं फैलानी, तो आप उसका प्रचार करो कि ये लो वो लो, इस रेट में बैंक के पास लोन अवेलेबल है, ऐसा वैसा। तो ये सब क्या है, आपका हो जाएगा इससे। फिर उसके बाद है प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या बोल रहा है कि ये सब चीज़ें इतनी सब कर ले फिर भी अगर साख का कंट्रोल नहीं होता है ना, तो केंद्रीय बैंक जहाँ पे ऐसी ज़्यादा दिक्कत आ रही वहाँ पे जाके डायरेक्ट जाके इंक्वायरी करता है, कार्यवाही करता है। तो वहाँ पे जाके प्रत्यक्ष रूप से जाके क्या करता है, साख का नियंत्रण करता है। फिर उसके बाद अब जो बात करते हैं वो अपन कर रहे हैं बात भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, जो क्या है अपना केंद्रीय बैंक है। ये बैंक क्या है, कहाँ से आया गया, सब उससे पूरा डिटेल बात करते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक जो भारत का भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है।
ठीक है, यहाँ तक बात अपने को समझ में आती है। फिर ये बोल रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो पहला कार्यालय बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? कलकत्ता में। फिर इसको इस ऑफिस को क्या कर दिया था? ट्रांसफ़र कर दिया था। तो अभी प्रेजेंटली ये कहाँ है? मुंबई में है इसका कार्यालय, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। लेकिन शुरू हुआ था तब कहाँ था? कलकत्ता में था। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये बैंक, इसकी स्थापना तो हुई 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन 1949 में 1949 में इस बैंक का पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, कि पूरे राष्ट्र का बैंक इसको क्या कर दिया? बना दिया गया। अब ये जो बैंक है, अब ये देखो गवर्नमेंट का बैंक हो गया, तो ये क्या है? इसका पूरा बोर्ड है, वो बोर्ड किस तरह से कार्य करता है, तो देखो अपन बात करते हैं। अपन नीचे से ऊपर चलेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है स्टाफ। बैंक के जो कार्य करता है कर्मचारी, वो क्या है? स्टाफ। फिर उनको जो सुपरवाइज करता है उनके ऊपर वाला वो होता है आपका मैनेजर, सहायक प्रबंध। फिर उसके बाद होता है आपका प्रबंधक, मैनेजमेंट। फिर होता है महाप्रबंधक, फिर होता है उप महाप्रबंधक, फिर होता है महाप्रबंधक, फिर मुख्य महाप्रबंधक, फिर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, फिर प्रधान, फिर कार्यपाल निदेशक, फिर उप गवर्नर, और फिर होता है आपका गवर्नर, जिसपे क्या होते हैं? अपने करेंसी जो है, मुद्रा है, नोट है, उस पर गवर्नर के क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे बताएं कि अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? भारत के गवर्नर कौन है वर्तमान में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में भारत की गवर्नर कौन है, जिसपे क्या होते हैं? नोटों पे सिग्नेचर होते हैं जिनके। ठीक है, तो ये होता है पूरा बोर्ड की। देखो गवर्नर होता है, फिर उप गवर्नर उनसे नीचे, फिर कार्यपाल निदेशक, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, और लास्ट में क्या होते हैं? आपका सहायक स्टाफ, जो क्या करता है? बैंक में आप जाते हैं, पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, और जो कैश काउंटर पे बैठ के आपका जो पैसा कलेक्ट करता है वो कौन होता है? सहायक स्टाफ होता है आपका। ठीक है, फिर अभी ये जो बता रहे हैं कि ये पूरा बोर्ड तो होता है, लेकिन इसकी नियुक्ति कैसे होती है? कैसे होती? तो फ्रेंड्स, जब ये एक्ट बनाया गया था, कब बनाया था? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को तो क्या होगी? इसकी स्थापना हो गई। लेकिन इस बैंक को बनाने से पहले जो अधिनियम बनाया गया था, वो अधिनियम कब पारित हुआ? आपका 1934 में ये पूरा अधिनियम बना, इसको पारित किया, और 1 अप्रैल 1935 को क्या कर दी? बैंक की स्थापना कर दी। तो ये जो होती है आपका अपॉइंटमेंट होता है बोर्ड का, वो कैसे होता है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। और एक्ट क्या है अपना? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ठीक है ना, तो जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो कैसे होगा? इस एक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद गठन। अब गठन यानी कि आपके बोर्ड में जो पर्सन अपॉइंट होंगे, जो नियुक्त होंगे, उनका कार्यकाल कितना होगा फ्रेंड्स? 4 साल का, यानी कि उनका अपॉइंटमेंट होगा 4 साल के लिए। फिर उसके बाद सरकारी निदेशक। सरकारी निदेशक जो होंगे वो क्या होंगे? पूर्णकालिक अवधि के लिए, यानी कि आप ऐसा नहीं पार्ट टाइम के लिए आप बैंक में हो, पूर्णकालिक अवधि के लिए होंगे, और उसमें होगा आपका एक गवर्नर होगा और अधिकतम 4 उप गवर्नर होंगे। ठीक है ना, अपने केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होंगे, गवर्नर सर होंगे, वो क्या होंगे? सिर्फ एक, लेकिन उनके नीचे जो उप गवर्नर होंगे वो कितने होंगे? मैक्सिमम 4 हो सकते हैं वो। फिर उसके बाद है गैर सरकारी निदेशक। अब ये जो होते हैं गैर सरकारी निदेशक, यानी कि सरकार के अलावा दूसरे जो डायरेक्टर कौन होते हैं? या तो वो सरकार द्वारा नॉमिनी, यानी कि जिनका नॉमिनेशन किसके द्वारा किया गया हो? सरकार के द्वारा, कि नहीं इनको भी आप अपने बोर्ड में क्या करो? शामिल करो। जब गवर्नमेंट ऐसा कह देती है तो वो पर्सन क्या होगा? बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद है विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी। यानी कि देखो ये जो सरकारी जो केंद्रीय बैंक है अपना क्या करता है? मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करता है, शाखा मतलब राष्ट्रीय आय का वितरण, बैंकों का शीर्ष बैंक, अंतर्राष्ट्रीय सब चीज़ें देखता है। तो फ्रेंड्स, सारे जो विभाग है, जो वित्तीय संबंधी जितने भी अपने क्षेत्र होते हैं, उन सभी क्षेत्रों में से क्या लेते हैं? एक एक बंदे को उठाते हैं। तो 10 लोग तो होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के, और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर क्या होते हैं? इस बोर्ड के मेंबर होते हैं। फिर होते हैं 4 निदेशक। 4 स्थानीय बोर्डों में से 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं, उसमें क्या होते हैं? 4 डायरेक्टर होते हैं, और वहाँ से क्या लेना पड़ता है? एक एक को इसमें लेना, आपको इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये था आपका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन क्या कैसे होता है।
फिर बात करते हैं अब अपन रिजर्व बैंक के कार्य। ये पूरा हो गया, भाई केंद्रीय बैंक है, शीर्ष बैंक है, लेकिन अब ये बैंक कार्य क्या करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये क्या कार्य करता है, ये विमुद्रीकरण कर सकता है। सबसे बड़ा मैंने आपको पूछा था लास्ट लेक्चर में जब व्यापारिक बैंक बढ़ाया था कि विमुद्रीकरण क्या होता है और भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था। फ्रेंड्स आपने अगर ये नहीं देखा है तो आप इसके पिछले भाग को देखने के लिए स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें, ठीक है। तो रिजर्व बैंक के कार्य अपन कर रहे हैं। तो पहला है मुद्रा जारीकर्ता, यानी कि वह बैंक जिसके द्वारा करेंसी, नोट, सिक्के इशू किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे, रिजर्व बैंक के द्वारा। तो रिजर्व बैंक का कार्य है मुद्रा को जारी करना, इशू करना मुद्रा को। फिर उसके बाद है मौद्रिक प्राधिकारी। मौद्रिक प्राधिकारी की यानी कि क्या, ये अपनी मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है, राष्ट्रीय वित्तीय संबंधी समस्या को सुलझाता है। तो क्या है, मौद्रिक प्राधिकारी ये रिजर्व बैंक। फिर उसके बाद है वित्तीय प्रणाली का विनियामक, यानी कि देखो सबसे पहले तो ये मुद्रा ही क्यों आई, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या हुआ, मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उस मुद्रा को मैनेज करने के लिए क्या हुआ, बैंक आए, ठीक है। तो जो वित्तीय प्रणाली का विनियामक है वो कौन है, रिजर्व बैंक है। फिर यदि विदेशी मुद्रा का प्रबंधक, अब क्योंकि ये है अपने बैंक देश का शीर्ष बैंक होता है और सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का संरक्षण सब कुछ यही करता है, तो विदेशी मुद्रा का प्रबंधक भी कौन होता है, रिजर्व बैंक होता है। यानी कि आपके पास कितनी फॉरेन करेंसी है उन सब का मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। फिर है विकासात्मक भूमिका। अब विकासात्मक भूमिका यानी कि ये राष्ट्रीय आय का वितरण संबंधी, अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे कार्य करता है देश के साथ मिलकर। तो क्या बोलते हैं कि आप कार्य अच्छा करो, यानी कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करना, सुधारना। तो मतलब जो पैसा व्युत्पन्न जमाए, जो साख का निर्माण, ये सब क्या विकासात्मक कार्य के लिए। तो इस बैंक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, विकासात्मक, क्योंकि इससे देश का क्या हो रहा है, विकास ही हो रहा है। तो भारत में जो शीर्ष बैंक, केंद्रीय बैंक की जो भूमिका है वो किस रूप में है, विकासात्मक रूप में है। तो फ्रेंड्स ये तो थे इनके प्राथमिक कार्य। अब इसके जो अन्य संबंधित कार्य है वह है सरकार का बैंकर। ये क्या है, अंतिम ऋणदाता है। अंतिम ऋणदाता क्या है, सरकार का बैंकर और सलाहकार, यानी सरकार को जब पैसा चाहिए था तो कहाँ से आता है, केंद्रीय बैंक से। फिर उसके बाद बैंकों का बैंकर। अब क्योंकि सारे बैंक और सारी वित्तीय संस्थाएं किसके अंडर में काम करती है, केंद्रीय बैंक के अंदर में, तो ये सारे बैंकों का क्या है, बैंकर। यानी कि जब बैंकों को पैसा चाहिए तो वो कहाँ से लेके आते हैं, केंद्रीय बैंक से। फिर उसके बाद है सूचना प्रकाशन करना। सूचना प्रकाशन करना यानी कि आपकी मुद्रा से संबंधित, करेंसी से रिलेटेड, साख से रिलेटेड जो भी कोई जानकारी होती है उसको पब्लिश करना। आपकी एनुअल रिपोर्ट, आपका एनुअल प्रतिवेदन हो गया, हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली हो गया, जो भी होता है उसका जो प्रकाशन करना होता है वो किसके द्वारा होता है, रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। फिर उसके बाद ये अब जो सूचनाएं प्रकाशित हो रही है क्या हो सकती है, आपकी एनुअल रिपोर्ट में हो सकती है। अब जब एनुअल रिपोर्ट में क्या आती है, आपकी प्रगति रिपोर्ट आती है, करेंसी और वित्त रिपोर्ट आती है, और भारत की अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी जो बुक होती है वो किसकी आती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा। और जब ये इसका मासिक प्रकाशन आता है तो उसमें क्या आ जाते हैं, आपके बुलेटिन आ जाते हैं। मॉनेटरी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू जो होता है वो किसमें आ जाता है, मासिक प्रकाशन में आ जाता है। अब बात करते हैं अपन भारत के रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति यानी कि क्या, मौद्रिक नीति से अभिप्राय है मुद्रा एवं साख की मात्रा पर नियमन एवं नियंत्रण करने की नीति। यानी कि जो साख का विस्तार, संकोचन, साख सृजन की प्रक्रिया, इन सब पे जो नियंत्रण होता है वो कैसे होता है, मौद्रिक नीति के द्वारा। अब मौद्रिक नीति में जो है वो पहला है आपका रेपो दर। अब ये रेपो दर क्या होती है फ्रेंड्स, कि ऐसे रेट है ना, वो रेट आपके इंटरेस्ट की, वो रेट जो रिजर्व बैंक क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों को लेन देन हेतु वसूल करता है। यानी देखो जब किसी व्यापारिक बैंक को ऋण की आवश्यकता होती है और वह केंद्रीय बैंक से ऋण लेता है, तो उस व्यापारिक बैंक द्वारा लिए जाने वाले ऋण पर केंद्रीय बैंक जिस रेट पे इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, चार्ज करता है, वो क्या कहलाती है, आपकी रेपो रेट, रेपो दर। लेकिन इसके अगेंस्ट आपके पास पैसा एक्सेस है और आपने क्या कर रखा है, केंद्रीय बैंक को दे रखा है, और केंद्रीय बैंक आपको जो इंटरेस्ट दे रही है वो क्या है, आपकी रिवर्स रेपो। यानी कि
आप अपने आप को व्यापारिक बैंक मानो। आपको लोन की ज़रूरत थी, आपने केंद्रीय बैंक से पैसा लिया, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो है रेपो दर। आपके पास पैसा ज़्यादा था, आपने केंद्रीय बैंकों को दे दिया और आपको पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट का, तो आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स रेपो दर। फिर है आपका नकद कोषानुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशो। फ्रेंड्स ये ऐसा अमाउंट जो बैंकों को क्या करना पड़ता है, अपने पास फिक्स रूप में रखना पड़ता है। अपनी प्राथमिक या प्रारंभिक जमाओं का कुछ भाग जो नकद के रूप में बैंक के पास रखना होता है, वो क्या कहलाता है, आपका नकद कोषानुपात। फिर होता है एक वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR, स्टेटरी लिक्विड रेशो। ये भी CLR के जैसे कि इसको भी क्या करना है, इसका जो फिक्स रेट डिसाइड की जाती है केंद्रीय बैंक के द्वारा, उतने अमाउंट को क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। अब जब इसको इससे क्या होता है, साख का नियंत्रण होता है। देखो जब साख का नियंत्रण, आपको साख फैलानी यानी कि बढ़ाना है साख, तो इसकी रेट क्या कर दी जाती, कम कर दी जाती। यानी कि बैंक व्युत्पन्न जमाएं क्या कर सकता है, अधिक राशि पे जा सकता है, तो साख का क्या होता है, विस्तार। लेकिन जब इसी को क्या कर देते, बढ़ा देते, तो व्युत्पन्न जमा भी कम होगी, और व्युत्पन्न जमा कम होगी तो साख का क्या हो जाएगा, संकोचन हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अब ये केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक की तुलना करने की क्या है। तो फ्रेंड्स देखो, जो केंद्रीय बैंक है उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक की बात कर रहे हैं, तो व्यापारिक बैंक का फ्रेंड्स यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने। व्यापारिक बैंक इधर आएगा और केंद्रीय बैंक इधर आएगा। फ्रेंड्स जो व्यापारिक बैंक है ना, उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और इसको चेंज कर लिया जाए फ्रेंड्स, एडिट में जाएंगे हम, टैक्स एडिटर। ओके ठीक है, ये व्यापारिक बैंक नहीं है, यहाँ पेंसिल लेती हूँ मैं। ये व्यापारिक बैंक नहीं है फ्रेंड्स, व्यापारिक बैंक इधर आएगा और ये है केंद्रीय बैंक, ठीक है ना। ये इधर है और ये इधर है, उल्टा लिख दिया है। ओके ठीक है। तो फ्रेंड्स इधर व्यापारिक बैंक है और इधर क्या है, केंद्रीय बैंक है। तो व्यापारिक बैंक का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जबकि केंद्रीय बैंक का उद्देश्य क्या होता है, मौद्रिक व्यवस्था करना, मौद्रिक नीतियां बनाना, बैंकिंग व्यवस्था करना। फिर उसके बाद व्यापारिक बैंक का काम होता है साख का निर्माण करना। कैसे करती है साख का निर्माण, व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा। और केंद्रीय बैंक का काम क्या होता है, साख का नियंत्रण करना। फिर उसके बाद ऋण ग्राहक यानी व्यापारिक बैंक किसको देती है, लोन ग्राहकों को, कस्टमर को। और केंद्रीय बैंक ऋण किसको देती है, गवर्नमेंट को या व्यापारिक बैंकों को। फिर उसके बाद व्यापारिक बैंक का जो कार्य है वो क्या है, जमाएं स्वीकार करना। लेकिन केंद्रीय बैंक डायरेक्ट कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है, वो मतलब डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं करती कस्टमर टू कस्टमर। फिर व्यापारिक बैंक कौन है, अनुपालक है, जबकि केंद्रीय बैंक कौन है, सलाहकार है। व्यापारिक बैंक में आप अपनी इच्छा अनुसार राशि क्या कर सकते हो, जमा करा सकते हो। लेकिन केंद्रीय बैंक में आपको क्या है, निश्चित अनुपात में ही राशि जमा करानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा डिटेल डिस्कशन केंद्रीय बैंक के रिगार्ड्स में जो हमने आज कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।